Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे, पंचायती राज। ये टॉपिक एम लक्ष्मीकांत में काफी डिटेल में है और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खासकर गवर्नेंस वाले हिस्से के लिए बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत कोर टॉपिक है ये। हाँ, तो आज की चर्चा में हम समझेंगे कि आज़ादी के बाद से भारत में ये जो ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने वाली व्यवस्था है, यानी पंचायती राज, वो कैसे विकसित हुई, कौन सी समितियां थीं जिन्होंने इसका रास्ता बनाया। फिर बात करेंगे उस मील के पत्थर की, 73वें संविधान संशोधन की, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। उसकी खास बातें क्या हैं, और वो जो पेसा एक्ट है आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उसमें क्या अलग है। और आखिर में हम देखेंगे कि भी संवैधानिक दर्जे के बावजूद पंचायतों के सामने आज क्या चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। हाँ, मतलब एक पूरा ओवरव्यू यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, बेसिकली यूपीएससी के नजरिए से इस पूरे टॉपिक का एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, जी, अनुच्छेद 40। हाँ, अनुच्छेद 40, उसके जरिए राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश तो दिया, पर इसे संवैधानिक हकीकत बनाने का सफर वो काफी लंबा और दिलचस्प रहा। हाँ, इसमें कई समितियों का बड़ा रोल रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। शुरुआत होती है बलवंत राय मेहता समिति 1957 से। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। पावर को नीचे तक पहुंचाना। हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो। और इसी के लिए इन्होंने त्रिस्तरीय मतलब 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। अच्छा। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि राजस्थान 1959 में इस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी लागू किया। अच्छा, पर त्रिस्तरीय ही क्यों? मतलब क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, सोच ये थी कि विकास का काम और प्रशासन उसको अलग अलग लेवल पर बांटा जाए। गांव के मुद्दे गांव में हल हों, ब्लॉक लेवल के ब्लॉक में और जिले के जिले स्तर पर। इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और काम भी बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद थी। राइट, समझ गया। फिर आई अशोक मेहता समिति 1977-78। ये जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी। इसने कुछ अलग सुझाव दिए थे, है ना? जी, अशोक मेहता समिति ने कहा कि शायद ये त्रिस्तरीय सिस्टम उतना कारगर नहीं है, इसको 2 स्तरीय 2 टियर कर देना चाहिए। मंडल पंचायत, जो मतलब ब्लॉक से नीचे कई गांवों को मिलाकर हो, और जिला परिषद। उन्होंने जिला परिषद को ज्यादा मजबूत बनाने और पंचायतों के रेगुलर चुनाव की भी बात कही थी। पर ये लागू क्यों नहीं हो पाया? असल में उस वक्त राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकार बदल गई तो इनकी ज्यादातर सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। अच्छा, इसके बाद भी कुछ और समितियां आईं? हाँ, फिर आई जीवी के राव समिति 1985। इन्होंने महसूस किया कि पंचायतें एक तरह से नौकरशाही के चंगुल में फंस गई हैं, मतलब ग्रास विदाउट रूट्स जैसी हो गई हैं। ग्रास विदाउट रूट्स मतलब जड़ें कमजोर। हाँ, मतलब ऊपर से तो दिख रही हैं पर जमीन पर पकड़ नहीं है। तो इन्होंने जिला स्तर को योजना और विकेंद्रीकरण की मुख्य इकाई बनाने और नियमित चुनाव कराने पर जोर दिया। ठीक है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया LM सिंघवी समिति 1986 के साथ। राजीव गांधी सरकार ने इसे बनाया था। इस समिति ने पहली बार पुरजोर तरीके से सिफारिश की कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दो और उन्हें संरक्षण दो। अच्छा, तो ये पहली बार था जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात इतनी जोर से हुई। जी हाँ, इन्होंने ग्राम सभा को लोकतंत्र की सीधी इकाई बताया और न्याय पंचायतों का भी सुझाव दिया। तो अगर हम यूपीएससी मेंस के लिए इन समितियों के योगदान का एनालिसिस करें, सवाल भी बनता है भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संविधानीकरण की दिशा में विभिन्न समितियों के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो इसका जवाब कैसे फ्रेम कर सकते हैं? हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने तो नींव रखी, विकेंद्रीकरण और 3 टियर स्ट्रक्चर का आइडिया दिया। अशोक मेहता समिति ने भले ही लागू ना हुई वो सिफारिशें, पर संरचनात्मक सुधारों पर एक बहस छेड़ दी। जी। जीवी के राव ने प्रशासनिक पहलू और जिला स्तर की भूमिका पर ध्यान दिलाया। और सिंघवी समिति ने? बिल्कुल, LM सिंघवी समिति की सिफारिश निर्णायक साबित हुई।
उसने संवैधानिक दर्जे की मांग को मजबूती दी और आखिरकार 73वें संशोधन का रास्ता साफ किया। तो एक तरह से इन सब ने मिलकर धीरे धीरे विकेंद्रीकरण, नियमित चुनाव और थोड़ी बहुत वित्तीय स्वायत्ता की जरूरत को स्थापित किया। एकदम। और प्रीलिम्स के लिए फटाफट पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। अनुच्छेद 40 डीएसपी, बलवंत राय मेहता 1957, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अशोक मेहता 1977, द्विस्तरीय सुझाव। जी.वी.के. राव 1985, जिला प्रमुख ग्रास विदाउट रूट्स। एल.एम. सिंघवी 1986, संवैधानिक दर्जे की सिफारिश, ग्राम सभा का महत्व। पहला राज्य राजस्थान 1959। ये नाम और साल अक्सर मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंघवी समिति की सिफारिशों और देश में बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक कदम उठाया गया जिसने पंचायतों की पूरी पिक्चर बदल दी। वो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास था। ये अधिनियम मतलब भारतीय लोकतंत्र के लिए वाकई एक मील का पत्थर था। इसने पंचायती राज संस्थाओं पीआरआईज को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया। जी। मतलब अब ये सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि संविधान से संरक्षित संस्थाएं बन गईं। मकसद साफ था, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को, जो अनुच्छेद 40 में झलकता है, उसे साकार करना। हाँ, और इसी संशोधन से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और एक नई अनुसूची भी। जी, 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल। भाग 9 का टाइटल है द पंचायत्स और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में आने वाले 29 कार्यात्मक विषय मतलब फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं। 29 विषय, ये नंबर प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। कौन कौन से विषय हैं इसमें मोटे तौर पर? इसमें देखिए, कृषि है, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला व बाल विकास, ऐसे कई जरूरी विषय शामिल हैं। अच्छा, और इस पूरे सिस्टम की नींव किसे माना गया? ग्राम सभा को, यानी गांव के सारे वोटर्स। हाँ, गांव के स्तर पर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका समूह। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रतीक है, जहां लोग खुद बैठकर गांव के विकास पर चर्चा कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। और संरचना, स्ट्रक्चर क्या रखा गया? वही त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 टियर सिस्टम, जो बलवंत राय मेहता ने सुझाई थी, उसे अनिवार्य कंपल्सरी कर दिया गया। गांव, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, ब्लॉक तालुक लेवल और जिला स्तर पर पंचायतें। अच्छा, तो ये कंपल्सरी है। हाँ, पर एक छूट है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें बीच वाले यानी मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, और चुनाव, इलेक्शन कैसे होंगे? तीनों स्तरों पर सदस्यों मतलब मेंबर्स का चुनाव तो सीधे जनता करेगी, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन्स, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर उनका चुनाव चुने हुए सदस्य ही करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या प्रधान, उसका चुनाव कैसे होगा ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। ये अंतर ध्यान रखने वाला है। इस संशोधन का एक सबसे क्रांतिकारी पहलू था आरक्षण, रिजर्वेशन। उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम था सामाजिक न्याय की दिशा में। देखिए, अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए हर पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तरों पर सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। सदस्यों और अध्यक्षों दोनों के लिए? जी हाँ, सदस्य और अध्यक्ष दोनों पदों के लिए। और बी, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। ये भी दोनों पदों के लिए? हाँ जी, ये आरक्षण भी सदस्यों और अध्यक्षों दोनों पदों के लिए हैं। ये 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन प्रीलिम्स का फेवरेट सवाल रहा है। अच्छा, कार्यकाल कितना तय हुआ? और अगर पंचायत बीच में भंग हो जाए तो? सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है। और अगर कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। कंपल्सरी। और नई पंचायत पूरे 5 साल काम करेगी? नहीं, यही एक पेंच है। नई गठित पंचायत सिर्फ बची हुई अवधि मतलब रिमेनिंग पीरियड के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। अच्छा। सदस्यता के लिए अयोग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस और मिनिमम एज। अयोग्यता के नियम वही होंगे जो उस राज्य के विधान मंडल चुनाव के लिए लागू होते हैं। पर एक खास बात है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि एमएलए बनने के लिए 25 है। हाँ बिल्कुल।
ये उम्र का अंतर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अयोग्यता के सवालों का फैसला कौन करेगा? ये राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई अथॉरिटी करेगी। ठीक है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी जिम्मेदारी है पंचायतों के सभी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। और इसकी नियुक्ति? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ओके। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति, उनकी माली हालत के लिए? उसके लिए राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC का गठन करना होगा। हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा, ये याद रखना है। जी, इसका काम है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्यपाल को सिफारिशें देना। जैसे राज्य और पंचायतों के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे हो, कौन से टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को कितना सहायता अनुदान, ग्रांट सिनेड मिले वगैरह। ये पंचायतों की माली हालत सुधारने के उपाय भी सुझाएगा। हाँ बिल्कुल। SFC की भूमिका मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए, एक्ट कहता है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करने में सक्षम बनाएं। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है, खासकर वो जो 11वीं अनुसूची के 29 विषय हैं उनके संबंध में। इसमें एक और बात समझनी जरूरी है शायद। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी और स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी प्रावधान। कुछ चीजें तो राज्यों को करनी ही होंगी और कुछ उनकी मर्जी पर छोड़ी गई हैं। एकदम सही कहा आपने। अनिवार्य प्रावधान वो हैं जो इस एक्ट का क्या कहते हैं मूल ढांचा है, जैसे ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय प्रणाली, SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण, 5 साल का कार्यकाल, SEC और SFC का गठन। इन्हें राज्यों को अपने पंचायती राज कानूनों में शामिल करना ही होगा। और स्वैच्छिक? दूसरी तरफ स्वैच्छिक प्रावधान वो हैं जिनमें राज्यों को थोड़ी छूट दी गई है, जैसे पिछड़े वर्गों, OBCs को आरक्षण देना है या नहीं, पंचायतों को कितनी वित्तीय शक्तियां देनी हैं, 29 में से कौन कौन से काम असल में उन्हें सौंपने हैं, मध्यवर्ती या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो वगैरह। यहीं पर राज्यों के बीच काफी अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, अब मेंस के नजरिए से एक अहम सवाल देखते हैं जो अक्सर घूम फिरा के आता है। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम ने जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की है, इसकी सीमाओं का भी उल्लेख करें। तो इसके जवाब में हम क्या कहेंगे? देखिए, SC/ST और खासकर महिलाओं के लिए जो अनिवार्य आरक्षण है उसने राजनीतिक भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाई है। लाखों प्रतिनिधि इन वर्गों से चुनकर आ रहे हैं। ये तो है इसका पॉजिटिव साइड। हाँ, ये तो है। लेकिन सीमाएं भी हैं। वो प्रधानपति या सरपंचपति कल्चर, बिल्कुल, वो एक बड़ी सीमा है जहां महिला सिर्फ नाम की प्रधान होती है और काम उनके पुरुष रिश्तेदार करते हैं। और सामाजिक दबाव, शिक्षा की कमी, वित्तीय निर्भरता, ये सब भी तो होगा। जी, इनके कारण ये प्रतिनिधि कई बार अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभा पाते। तो कह सकते हैं कि ये राजनीतिक सशक्तिकरण तो लाया है, पर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। लेकिन एक और सवाल उठता है कि क्या ये एक्ट वाकई सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी तरह कामयाब रहा है, या राज्यों ने अभी भी असल कंट्रोल अपने पास रखा है? 2015 के मीन्स में सवाल भी था कि पंचायतें सिर्फ राजनीतिक संस्थाएं बनकर रह गई हैं, शासन की प्रभावी इकाई नहीं। ये बिल्कुल जायज सवाल है और यही असली चुनौती भी है। जैसा हमने अभी स्वैच्छिक प्रावधानों में देखा, असली शक्तियां खासकर वित्तीय और प्रशासनिक वो राज्यों ने पूरी तरह सौंपी ही नहीं है। वो जो 3F वाली बात कही जाती है, फंड्स पैसा, फंक्शंस काम और फंक्शनरीज कर्मचारी, इनका हस्तांतरण कई राज्यों में आधा अधूरा है। वो 11वीं अनुसूची के 29 विषय कागज पर तो हैं, पर जमीन पर उनके लिए जरूरी फंड्स और स्टाफ पंचायतों को नहीं मिला है। इसीलिए पंचायतें आज भी काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर है और वो जो विकेंद्रीकरण का सपना था वो पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। तो प्रीलिम्स के लिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं। भाग 9, 11वीं अनुसूची, 29 विषय, ग्राम सभा नींव, त्रिस्तरीय प्रणाली, 20 लाख जनसंख्या वाला अपवाद याद रखें, आरक्षण, SC/ST जनसंख्या अनुपात, महिलाएं न्यूनतम 1/3, कार्यकाल 5 वर्ष, विघटन पर चुनाव 6 माह के अंदर, न्यूनतम आयु 21 वर्ष SEC चुनाव के लिए,
एसएफसी वित्त के लिए हर 5 साल राज्यपाल द्वारा गठन, और हाँ, अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक प्रावधानों का अंतर जरूर समझें। ठीक है, तो ये था 73वां संविधान, लेकिन ये कानून देश के सभी हिस्सों पर एक जैसा लागू नहीं होता। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज, उनकी अपनी विशिष्ट जरूरतें और पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं जी। उनके लिए एक अलग खास कानून बनाया गया। चलिए अब उसे देखते हैं। पैसा अधिनियम 1996। जैसा हमने कहा, संविधान का भाग 9 यानी पंचायतों वाला हिस्सा वो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों शेड्यूल्ड एरियाज पर अपने आप लागू नहीं होता। इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की अपनी अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है, पारंपरिक रीति रिवाज हैं और स्व शासन की उनकी अपनी प्रणालियां हैं। बिल्कुल। इन्हीं को मान्यता देने और संरक्षित करने के लिए संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पैसा एक्ट पास किया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। इसका मकसद था इन क्षेत्रों में पंचायतों के प्रावधानों को लागू करते हुए उनकी पारंपरिक ग्राम सभा को और मजबूत बनाना और आदिवासी समुदायों के स्व शासन के अधिकार को सुनिश्चित करना। पैसा कानून सामान्य क्षेत्रों की पंचायतों के मुकाबले ग्राम सभा को कहीं ज्यादा शक्तियां देता है ना? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। पीसा के तहत ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली है। इसके कुछ मुख्य प्रावधान देखिए। हर गांव की अपनी ग्राम सभा होगी, जो लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करेगी। अच्छा। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन करने या प्रभावित लोगों के पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह मशवरा, कंसल्टेशन करना अनिवार्य है। कंपल्सरी है। छोटे जल निकायों, माइनर वाटर बॉडीज का प्रबंधन पंचायतें करेंगी। गौण खनिज, माइनर मिनरल्स जैसे रेत, पत्थर वगैरह के खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देने से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त पंचायत की सिफारिश, रिकमेंडेशन लेना अनिवार्य है। ये रिकमेंडेशन शब्द महत्वपूर्ण है, अप्रूवल नहीं। अच्छा, सिर्फ सिफारिश, ठीक है। नशीले पदार्थों, इंटॉक्सिकेंट्स की बिक्री या खपत को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति ग्राम सभा के पास होगी। गौण वन उत्पाद, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, बांस वगैरह का स्वामित्व, ओनरशिप ग्राम सभा के पास होगा। ये ओनरशिप वाली बात PSA को बहुत खास बनाती है। ये बहुत बड़ा अधिकार है। जी। गांव के बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति होगी। अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले कर्ज, मनी लेंडिंग पर नियंत्रण रखने की शक्ति। स्थानीय योजनाएं, लोकल प्लान्स, जिनमें आदिवासी उपयोजनाएं, ट्राइबल सब प्लान्स शामिल हैं, और उनके संसाधनों पर पंचायतों का नियंत्रण होगा। और आरक्षण के बारे में क्या खास है इसमें? हाँ, एक बहुत खास बात है। मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों में अध्यक्ष, चेयरपर्सन के सभी पद अनुसूचित जनजातियों ST के लिए ही आरक्षित होंगे। सीटों का आरक्षण तो जनसंख्या के अनुपात में होगा ही, पर चेयरपर्सन सारे ST होंगे। ये PS एक्ट UPSC के लिए काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ है। प्रीलिम्स में इसके उद्देश्यों और ग्राम सभा की शक्तियों पर सवाल पूछे गए हैं। जैसे 2013 प्रीलिम्स में एक सवाल था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से जुड़ा हुआ कि वन अधिकारों को निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार किसे है, और जवाब था ग्राम सभा। और मेंस के लिए सवाल बन सकता है पैसा अधिनियम 1996 आदिवासी स्वशासन को कैसे बढ़ावा देता है और इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। तो इसके विश्लेषण में हमें बताना होगा कि पैसा कैसे ग्राम सभा को जमीन अधिग्रहण, लघु खनिज, MFP पर अधिकार देकर सशक्त करता है और पारंपरिक रिवाजों को मान्यता देता है। और चुनौतियां वही हैं। कई राज्यों ने अपने कानून पैसा के अनुरूप अभी तक पूरी तरह नहीं बदले हैं। जागरूकता की कमी है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति कमजोर है, और स्थानीय स्तर पर निहित स्वार्थ इसका विरोध करते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा के की फैक्ट्स। 1996 का एक्ट सिर्फ 5th शेड्यूल एरियाज के लिए। ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली, लैंड एक्विजिशन में कंसल्टेशन मैंडेटरी, माइनर मिनरल्स में रिकमेंडेशन मैंडेटरी, MFP का ओनरशिप, इंटॉक्सिकेंट्स पर कंट्रोल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी चेयरपर्सन पोस्ट ST के लिए आरक्षित। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे 73वें संशोधन और पैसा ने पंचायती राज को कानूनी और संवैधानिक आधार दिया। लेकिन कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर असरदार बनाना दूसरी। सही बात है।
संवैधानिक दर्जे और खास कानूनों के बावजूद पंचायती राज संस्थाएं आज भी कई मुश्किलों से जूझ रही हैं। अब जरा इन चुनौतियों और आगे की राह पर नजर डालते हैं। इन संस्थाओं के सामने जो मुख्य बाधाएं हैं उन्हें अक्सर 3 Fs में बांटा जाता है: फंड्स धन, फंक्शंस कार्य और फंक्शनरीज कार्यकर्ता। सबसे पहले फंड्स की बात करते हैं, पैसे की। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ी समस्या है, फंड्स या वित्त की कमी। पंचायतों के पास खुद टैक्स लगाने या कमाने के स्रोत बहुत सीमित हैं। उनका टैक्स डोमेन बहुत छोटा है। ज्यादातर वे केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान ग्रांट्स पर निर्भर हैं। और उसमें भी दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कत यह है कि ये अनुदान भी अक्सर किसी खास योजना से बंधे होते हैं, स्कीम स्पेसिफिक होते हैं। तो पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पैसा खर्च नहीं कर पाती। ऊपर से राज्य सरकारें भी पैसा देने में देरी करती हैं या कटौती कर देती हैं। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें। हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन सिफारिशें तो देते हैं, पर उन्हें पूरी तरह माना नहीं जाता अक्सर। दूसरा FF फंक्शंस। हाँ। वो जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय गिनाए थे। हाँ। क्या वो सारे काम पंचायतें कर पा रही हैं? नहीं, यही पेंच फंसा है। असल में इन कामों को करने की शक्तियां और उनसे जुड़े फंड्स कई राज्यों ने पंचायतों को पूरी तरह सौंपे ही नहीं है। नतीजा, पंचायतों को पता ही नहीं चलता कि उनका असली काम क्या है और राज्य के दूसरे विभाग क्या कर रहे हैं। कामों का बंटवारा, डिवोल्यूशन साफ ना होने से कंफ्यूजन और टकराव होता है। मतलब प्लान बनाने और लागू करने की आजादी बस नाम की रह जाती है। काफी हद तक। और तीसरा FF फंक्शनरीज, कार्यकर्ता, यानी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच, पंच वगैरह, और उनके कर्मचारी जैसे सचिव। उनमें क्या दिक्कत है? अक्सर उनमें जरूरी स्किल्स और ट्रेनिंग की कमी होती है। प्लानिंग कैसे करनी है, बजट कैसे बनाना है, योजनाओं का हिसाब किताब कैसे रखना है, इन सब कामों के लिए उनकी क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तकनीकी और प्रशासनिक ज्ञान की कमी उनके काम को प्रभावित करती है। और इन 3 Fs के अलावा भी कुछ चुनौतियां हैं। हाँ, कई और भी हैं। जैसे ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की भागीदारी बहुत कम रहती है। वो अक्सर सिर्फ एक खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। क्यों? लोग आते क्यों नहीं? कई कारण हैं। जागरूकता की कमी, समय की कमी, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दखलंदाजी बहुत है। नौकरशाही का रवैया भी अक्सर सहयोगात्मक नहीं होता। और समाज की अपनी समस्याएं। हाँ बिल्कुल, समाज की पुरानी समस्याएं जैसे जातिवाद, पितृसत्ता, जिसका उदाहरण वो प्रधानपति सिंड्रोम है, वो भी पंचायतों को ठीक से काम नहीं करने देती। लोगों में अपने अधिकारों और पंचायतों की शक्तियों को लेकर जागरूकता की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। यही बात शायद 2015 के मेंस के सवाल में भी पूछी गई थी कि पंचायतें अक्सर सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह जाती हैं, शासन की प्रभावी इकाई नहीं बन पाती। जी बिल्कुल। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग NCRWC 2002 ने भी कहा था कि पंचायतों के चुनाव समय पर हों, उन्हें ज्यादा वित्तीय स्वायत्ता मिले, कामों का बंटवारा साफ हो और राज्य विधानमंडल में पंचायतों के कामकाज पर नियमित रिपोर्ट रखी जाए और बहस हो। तो आगे की राह क्या है? इन पंचायतों को सच में सशक्त और स्थानीय स्वशासन की जानदार इकाइयां, वाइब्रेंट यूनिट्स बनाने के लिए क्या करना होगा? मेरे ख्याल से एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। हाँ, कई चीजें करनी होंगी। पहला, वित्तीय मजबूती। पंचायतों को अपने टैक्स या फीस लगाने के स्रोत बढ़ाने होंगे। अनुदान देने का तरीका पारदर्शी, समय पर और लचीला बनाना होगा। SFC को मजबूत करना और उनकी सिफारिशें लागू करना जरूरी है। दूसरा, कामों का असली हस्तांतरण। राज्यों को वो जो 11वीं अनुसूची के विषय हैं, उनसे जुड़े फंड्स और स्टाफ वो पूरी तरह पंचायतों को सौंपने होंगे, सिर्फ कागज पर नहीं, असलियत में। तीसरा, क्षमता निर्माण। चुने हुए प्रतिनिधियों और स्टाफ के लिए नियमित और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी, उन्हें स्किल्स देनी होंगी। चौथा, ग्राम सभा को जगाना। ग्राम सभा की बैठकें नियमित हों, लोग उनमें आएं, अपनी बात रखें और फैसलों में हिस्सा लें। इसके लिए माहौल बनाना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, उसे सच में वाइब्रेंट बनाना होगा। और पांचवा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से पंचायतों के काम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और कुशलता, एफिशिएंसी लाई जा सकती है। बिल्कुल। यहाँ मेंस का एक सीधा सवाल बनता है, पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की जीवंत इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या संरचनात्मक और कार्यात्मक सुधार आवश्यक हैं?
तो इसके जवाब में हमें इन्हीं 3F की चुनौतियों के समाधान, ग्राम सभा के सशक्तिकरण, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे उपायों पर फोकस करना होगा। हाँ, और इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बड़े फ्रेमवर्क में भी देखना होगा, जहां केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें मिलकर काम करें। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो प्रीलिम्स के लिए 3F की चुनौतियां और उनके मतलब समझ लीजिए। SFC, SEC के बारे में फैक्ट्स याद रखिए। पेसा के खास प्रावधान याद रखिए। और मेंस के लिए पंचायतों की समस्याओं का गहराई से विश्लेषण, 3Fs, सामाजिक मुद्दे, उनके समाधान, वित्तीय स्वायत्ता, क्षमता निर्माण, स्पष्ट कार्य विभाजन, ग्राम सभा सशक्तिकरण, टेक्नोलॉजी और स्थानीय शासन में उनकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहना होगा। तो आज हमने पंचायती राज की कहानी को समझा, उसकी शुरुआत से लेकर 73वें संशोधन और पेसा एक्ट तक, और फिर जमीनी हकीकत यानी चुनौतियों और समाधानों तक। ये तो साफ है कि संवैधानिक दर्जा एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असली मंजिल यानी जमीनी स्तर पर सच्चा और असरदार लोकतंत्र, वो अभी हासिल करना बाकी है। बिल्कुल। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान जैसे आर्टिकल 40, पार्ट 9, 11 शेड्यूल, आर्टिकल्स 243 से 243O, प्रमुख समितियां मेहता, राव, सिंघवी, 73rd संशोधन और पेसा की बारीकियां और मौजूदा चुनौतियों व सुधारों को अच्छी तरह समझें। PYQs का एनालिसिस आपकी तैयारी को सही दिशा देगा। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये पंचायती राज संस्थाएं सिर्फ केंद्र और राज्य की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने वाली एक डिलीवरी एजेंसी न बनकर वास्तव में स्थानीय विकास की योजना बनाने, उसके लिए संसाधन जुटाने और उस पर अमल करने वाली यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का शक्तिशाली इंजन कैसे बन सकती हैं? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा फायदेमंद लगी होगी। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.